चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में ये है कि ये एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर्स पे दो सेम चार्जेस रखे हैं। तो हमने क्या कहा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे हमने कैपिटल क्यू चार्जेस और अपोजिट पे स्मॉल क्यू चार्जेस है। अब क्वेश्चन क्या है, यदि किसी क्यू पर नेट बल शून्य हो तो रेशियो एफ बाई कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू की वैल्यू हमें बतानी है। क्लियर है? तो हम चलो मान लेते हैं कि हम इस क्यू पे नेट फोर्स जो है वो 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाई 1। देखो इस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा, जो नेट बल लगेगा, वो कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये था हमारा फोर्स एट आई डायरेक्शन। आई क्यों माना, सपोज करो ये डायरेक्शन मेरी आई है, ये डायरेक्शन जे है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो एकांक सदिश होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई कैप से। वाई डायरेक्शन में जो एकांक सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, जे कैप। एकांक सदिश को अगर इंग्लिश में बात करें तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन एंड यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, और यदि अगर हमें इसके बीच की डायरेक्शन में अगर हमें इसका एकांक सदिश निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, आई वेक्टर का एकांक सदिश जे कैप अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम लोग इस क्यू पे बात करें, इस क्यू की वजह से फोर्स, तो सपोज करो वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने इसको मान लिया एफ ऑफ जे। क्लियर है? और इस क्यू की वजह से जो फोर्स लग रहा है और वो लगेगा, मान लीजिए हमने इसको मान लिया अपना F3। क्लियर है? तो देखो ये जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर ये a है, ये भी a है, तो ये कितना हो जाएगा, a रूट 2। क्लियर है? तो आओ अब यहाँ पे क्या बोला है, इस क्यू पे जो टोटल फोर्स है, टोटल फील्ड जो है वो 0 है, तो इन तीनों का जो योग होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो आइए लिखते हैं एक बार। तो सपोज करो हमने एफ ऑफ आई लिखना शुरू किया। ठीक है, एफ आई क्या होगा, स्मॉल क्यू की वजह से कैपिटल क्यू पे जो बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई कैप। यहां तक क्लियर है? तो इसमें क्या हो गया, दोनों ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर दें, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ आई वैक्टर से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सिमिलरली अगर हम लोग एफ जे फील्ड को कैलकुलेट करें, एफ जे फोर्स को कैलकुलेट करें, तो इस स्मॉल क्यू की वजह से इस कैपिटल क्यू पे जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जे कैप। यहां तक क्लियर है? सिमिलरली अगर हम लोग F3 वेक्टर की बात करें, फोर्स 3 की बात करें, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी वजह से इस पे लगने वाला बल। ठीक है, तो देखो क्या लिख सकते हैं, K इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए रूट 2 का स्क्वायर। और अब बात करेंगे डायरेक्शन की, तो हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करी, आई कैप जे कैप अपॉन रूट 2। यहां तक क्लियर है? क्योंकि नेट बल शून्य है तो क्या लिख सकते हैं इसको, एफ आई प्लस एफ जे प्लस F3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब देखो इनकी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, डायरेक्शन आई कैप, K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, जे कैप प्लस, देखो F3 में क्या होगा, F3 किसकी वजह से है, F3 इज ड्यू टू कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे हमें स्मॉल क्यू ना लिख के यहाँ पे भी क्या होगा, कैपिटल क्यू होगा। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हैं, K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 का होल स्क्वायर, आई कैप जे कैप अपॉन रूट 2, और ये पूरी की पूरी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो अब देखो 1 बाई 1, देखो इस पूरी इक्वेशन में K कॉमन है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर, और जब ये ए स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये भी ए स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्या चीज़ क्लियर है, अब क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो क्यू भी कॉमन है, कैपिटल क्यू और एक ये क्यू कट गया। क्लियर है? अब हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं आई और जे के टर्म्स में। इसमें आई है, यहाँ पे भी एक आई है, इसमें जे है, यहाँ पे भी एक जे है। ठीक है, तो बचे हुए टर्म्स को लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बचा, क्यू आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस कैपिटल क्यू अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 आई कैप प्लस क्यू अपॉन 2 रूट 2 जे कैप। क्लियर है? तो अब जब तुम आई वाले टर्म्स एक साथ रखोगे और जे वाले टर्म्स एक साथ रखोगे तो क्या बन जाएगा, आई कैप क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपॉन 2 रूट 2 प्लस जे कैप क्यू प्लस क्यू अपॉन
2√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये फैक्टर कॉमन है तो इसको i प्लस जे कैप और एक फैक्टर ये, तो i प्लस जे कैप 0 नहीं हो सकता, तो जो सेकंड टर्म है वो क्या 0 हो जाए, क्या किसके इक्वल 0 होगा, ये इसके इक्वल 0 होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्यूब आई माइनस क्यू इज इक्वल टू आएगा माइनस 2√2। तो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में उसने पूछा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, है ना। जब भी हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक चार्ज और उस डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, उसका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो सपोज करो ये हमने एक चार्ज उठा लिया तो क्या हो गया 5 कूलाम इंटू 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो क्या होगा 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻², मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। क्लियर है? तो इस तरह हम लोगों ने अपना 12th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो टाउ वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के, जहां पे ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, पी क्रॉस ई लगाएंगे। अगले पे चलते हैं। बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पे निर्भर करता है। तो हम लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में इसके प्रूफ देखे हैं। तो इसके प्रूफ में क्या आता है, जो फोर्स आता है निकल के वो आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूला देखा। फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या देखा, नीचे एक आर का क्यूब का टर्म्स आता था, कब, जब ये आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती थी ए से। तो किस तरीके से है ये अगर एक द्विध्रुव, एक ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इसके सेंटर से अगर आर दूरी पे कोई एक पॉइंट चार्ज रखा है तो उस पॉइंट चार्ज पे जो बल लगता है वो इस आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ होता है। ठीक है, तो ये जब आप प्रूफ देखोगे, डेरिवेशन देखोगे तो वहां पे आपको बड़ा इजीली ये चीज मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 15th क्वेश्चन। किसी आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखो दोस्तों, हम लोगों की ये जो क्लासेस हैं ये परीक्षा को मद्देनजर रख के हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इन क्लासेस में हम लोग बिल्कुल भी टॉपिक से भटकेंगे नहीं, A to Z क्वेश्चंस लगाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे और इस कोर्स को वाइंड करेंगे, है ना। इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस में, इन वीडियोस में कोई भी अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक हम लोग कोई बातचीत नहीं करते। क्लियर है? तो जो लोग सीरियस हैं परीक्षा के लिए तो मेरे साथ बने रहें। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी आवेशित गोलीय चालक, है ना। अगर गोलीय चालक की बात हो रही है तो सपोज करो ये एक स्फीयर है, ये एक गोला है और इसमें कुछ चार्ज भरा हुआ है ना। तो अब क्या होगा, इस गोलीय चालक में क्या होता है, इस बात को समझो। गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा 0 होता है, और इससे जितनी दूरी पे बढ़ते जाओगे, ठीक है, सपोज करो ये r दूरी पे हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। ठीक है, हमेशा याद रखो। अभी मैं फॉर्मूलाज भी रिलीज करूंगा, सारे फॉर्मूला आप लोगों को एक जगह लिख के एक वीडियो में बताऊंगा, तो वहां से आप देख लोगे कि अगर गोलीय चालक है, और गोलीय चालक के केस में क्या होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो 0 होता है, पर उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की घात 2 के। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, है ना। अब विद्युत फ्लक्स की बात करें अगर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई, है ना। फाई इज इक्वल टू क्या देखा हमने, क्लोज लूप ई डॉट ds। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds एरिया, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक रख दें तो हमें मिल जाएगा, और एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट कूलाम। क्लियर है? फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। अब इसी चीज को अगर हम लोग वहां रख दें तो वैल्यू क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो जो फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स के एक और मात्रक की बात कर लें तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, जहां पे वोल्ट v क्या है, विभवांतर, और ये पर मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसके साथ में ds क्या है, ये क्षेत्रफल है, एरिया है ना। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां से मीटर कट गया तो इसका एक मात्रक क्या हो सकता है, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आपको अगर वोल्ट मीटर दिखता है ऑप्शन में तो आप विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर। यहां तक क्लियर है? अब 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर है? अब देखो 17th क्वेश्चन में क्या दिया है, एक घन दिया हुआ है ना। घन क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। क्लियर है?
इस घन के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds है ना, E डॉट ds सरफेस वेक्टर है ना। अब एक तरीका तो ये है कि हर एक सरफेस के लिए आप इसको कैलकुलेट करो और एक के लिए बता दो। ठीक है, पर हम लोगों ने पढ़ी हुई है गॉस लॉ। ठीक है, तो जहां पे चीजें फंस रही होती हैं तो हम लोग वहां क्या लगा देते हैं, गॉस लॉ, अगर वो लॉ लग सकता है तो। क्लियर है? तो हम लोग गॉस के नियम का यूज करके देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व होते हैं। तो गॉस लॉ क्या बताता है, गॉस लॉ बताता है, तो हम लोगों ने गॉस लॉ में क्या पढ़ा कि अगर एक चार्ज Q है और उससे r डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह लो, तो हम क्या कहते हैं, हम उस r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं, है ना, गॉसियन सरफेस, इसको क्या लिख सकते हैं, गॉसीय पृष्ठ। क्लियर है? तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा जो चार्ज इनक्लोज्ड है, जो चार्ज है उस टोटल चार्ज का एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये क्या था हमारा, ये हमारा टोटल फ्लक्स था, ये हमें किसने बताया, गॉस ने बताया। क्लियर है? तो अब यदि अगर यही चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, क्लियर है, तो वो टोटल चार्ज इसके टोटल फ्लक्स क्या होगा, इससे निकलने वाला कुल निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो बच्चों वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अगर एक घन से बात कर रहे हैं, इसके एक साइड से निकलने वाला, है ना, घन के एक तल से, तो एक घन में कितने तल होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखो एक पृष्ठ ये वाला हो गया, एक इसके अपोजिट साइड, एक पृष्ठ ये वाला हो गया, एक इसके अपोजिट साइड, एक पृष्ठ ये ऊपर वाला हो गया, एक ये नीचे वाला हो गया, है ना। तो एक तल से बात हो रही है तो टोटल डिवाइडेड बाई किससे हो जाएगा, 6 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 6। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, दो पैरेलल प्लेट्स दी हुई है ना, दोनों पैरेलल प्लेट्स पे जो चार्ज है, इस पे जो आवेश है वो प्लस Q, इस पे जो आवेश है वो माइनस Q, और इनका जो एरिया है वो क्या है, कैपिटल A, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, D। तो हमें क्या बताना है, इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, C इंटू वी के। और अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की बात करें तो वो होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहाँ पे A क्या है, A है एरिया ऑफ द प्लेट, और D क्या है, यही डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे D है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हम लोगों को क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और विभवांतर के बीच में जो सूत्र होता है, जो सूत्र है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू विभवांतर अपॉन मीटर, मीटर मतलब डिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? अब यदि अगर यहां पे हम लोग v की वैल्यू रख दे, क्या रख दे, वो v की वैल्यू हम यहां से रख देते हैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन c। क्लियर है? और c की वैल्यू अगर हम लोग यहां रख दें तो ये क्या हो जाएगी, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू अपॉन d। क्लियर है? और इस v को अगर हम लोग यहां पे रख दें तो हमें अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू मीटर। क्लियर है यहां तक? अब d जो है वो क्या है, ये दूरी है, दूरी का मात्रक हमेशा मीटर होता है, तो ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। तो याद रखिए 4 ऑप्शंस में हमें कौन सा ऑप्शन टच करना है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग 1 बाय 1 इन वीडियोस में अब सॉल्व करेंगे। टिल देन बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।